हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BE-VAE 181 का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यहां पर मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को बताऊंगा जो लगभग अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है प्रश्न आ चुका है। ठीक है। और स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो होता है MCQ टाइप का होता है, जिसमें आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न देखने को मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न के 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे। आपको जो भी ऑप्शन जो है सही लगता है उसको टिक आउट करके आने होते हैं। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है। तो मैं यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दूं कि इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो होता है MCQ टाइप का होता है, यानी कि 50 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि कौन सा सबसे गंभीर भूकंप का क्षेत्र है जहाँ पर बहुत उच्च क्षति जोखिम का भय रहता है। ठीक है। जब भी अर्थक्वेक आता है या भूकंप आता है तो भूकंप के क्षेत्र को जोन वाइज क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जोन 5 में जो है सबसे ज़्यादा, ठीक है, जोन 5 में सबसे ज़्यादा जो है क्षति पहुंचने का भय बना रहता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित आपदा है। ठीक है। आपदा से संबंधित प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। सो आपको आपदा से संबंधित भी प्रश्न पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न बताया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित आपदा है। तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय दुर्घटना। ठीक है। नाभिकीय दुर्घटना जो होता है यह एक तरह का मानव निर्मित आपदा है, जबकि ज्वालामुखी उद्गार हुआ, सुनामी हुआ, भूकंप हुआ, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक आपदाएं समझ गए और मानव निर्मित आपदाएं समझ गए। प्राकृतिक आपदाएं क्या होता है? प्राकृतिक आपदाएं का मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है, और मानव निर्मित आपदाएं होती हैं जो मानव के कारण घटित होती हैं। तो जो नाभिकीय दुर्घटनाएं होती हैं वह अक्सर मानव के कारण ही होती है। ठीक है। इसलिए इसे मानव निर्मित आपदा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा भोपाल त्रासदी के परिप्रेक्ष्य में कौन सा अधिनियम बनाया गया था। ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है जैव विविधता अधिनियम, दूसरा है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, अगला है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, और चौथा है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। तो भारत सरकार ने भोपाल त्रासदी के परिप्रेक्ष्य में एक अधिनियम लाया था और इसका नाम है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के परिणाम के रूप में संसद द्वारा पारित अधिनियम कौन सा है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995। ठीक है। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के परिणाम के रूप में संसद के द्वारा जो है राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995 को लागू किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एग्जाम में आएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम किस समझौते का परिणाम है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टॉकहोम। ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करके आते हैं पोलैंड, तो यह गलत होगा। बुल्गारिया भी गलत होगा। इसका राइट आंसर होगा स्टॉकहोम। ठीक है। स्टॉकहोम जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम का समझौता का परिणाम है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। ठीक है।
तो इसका राइट आंसर होगा 1972 में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप सभी को डिस्टर्ब करना चाहूँगा, क्योंकि एक एडवाइस देना है आप सभी को। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम सेकेंड टाइम थर्ड टाइम दे रहे हैं और उनका जो है यह सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम में 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न में कम से कम आपको जो है 20 सही करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप 20 सही नहीं करेंगे तब तक आप इस सब्जेक्ट में पास ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको जितना भी समय दिया जाता है, आई थिंक आपको 2 घंटे मिलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो 2 घंटे आप अच्छे से बैठिए और अच्छे से जो सही आंसर होता है उसको ही टिक आउट करके आइए। यह ना कि जल्दी जल्दी कर दिए, जो भी प्रश्न मन में प्रश्न आए उसको ऐसे करके टिक आउट करके नहीं आना है। थोड़ा सा सोचिए समझिए उसके बाद से टिक आउट करिए, क्योंकि यह एमसीक्यू टाइप का प्रश्न है और हमेशा ऑलवेज जो है प्रश्न चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और रिपीट भी होते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और सही प्रश्न का जो ऑप्शन होगा उसके ही ऊपर आपको टिक आउट लगाने हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न मैंने क्या पढ़ा था, वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1972 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत योगदान होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1/4 भाग। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है भाई? 1/4। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर की देश के अनेकों स्थान पर जल संसाधन की गुणवत्ता की निगरानी कौन करता है? ठीक है, तो CPCB एक ऐसा पद्धति है जो कि देश के अनेकों स्थान पर जल संसाधन की गुणवत्ता का निगरानी यह करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से अपशिष्ट की न्यूनीकरण की प्रमुख योजनाएं कौन सी है जिनका अक्सर उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रक्रिया में परिवर्तन, अपशिष्ट सांद्रता, अपशिष्ट पृथक्करण। ठीक है, ये सभी के सभी जो हैं अपशिष्ट के न्यूनीकरण की प्रमुख योजनाएं हैं जिनका अक्सर हम प्रयोग करते हुए देखते हैं। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है कि बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है, और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ेंगे इसका PDF आप सभी को मिलेगा। और इस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट में हैं, सारे वीडियो को देख लीजिए क्योंकि उन्हीं में से प्रश्न एग्जाम में आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।